लोगों को लगता है रियल एस्टेट का भाव बहुत ऊंचा है, क्रैश होगा, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ इट इज अ मिनिमम, अभी भाव है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज, इंडस्ट्रियल से भी बेटर। हाँ इंडस्ट्रियल से बेटर। तो मोटा मोटी ये भी 12% रिटर्न देता है, बट एक सेफ्टी एसेट ये है। कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उसको क्या क्या चीज एक क्विक चेक करना चाहिए? देखना है आपको इनका फर्स्ट, तो आज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कल इसमें कमर्शियल आएगा, तो आपको जरूरत से ज्यादा पैसा लोग दे सकते हैं। पूरे भारत देश में एक नजरिया है कि बिल्डर चोर है, क्यों ये नजरिया है? लोगों को कभी ऐसे गलत चीज वाली प्रॉपर्टी जो अप्रूव्ड नहीं है प्लान खरीद में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, लालच की स्कीम में फंस जाते हैं। बाकी ये डेजिग्नेशन लगना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी यंगस्टर या एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है, उसको आप क्या मैसेज दोगे कि वो भी 100 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे? आप 0 से 100 करोड़ करो, लेकिन तो आप 100 का 500 करोड़ भी बनाओगे ना, कोई मतलब नहीं रखता। कर्म करने आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है वो आजकल शॉर्टकट में नाराज हो जाते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। काफी एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर, भारत देश में बिजनेस करना बहुत टफ है, हमारे पापा अंबानी नहीं है, हम शाहरुख खान जैसे दिखते नहीं है, हम बिजनेस कैसे करें? तो दोस्तों, और एक आपके लिए टफ से हीरो वाली स्टोरी ला रहा हूं कि टीचर्स का बच्चा स्ट्रगल करके इंजीनियर करता है, इंजीनियर बन के रियल एस्टेट एडवाइजरी करता है, फिर डेवलपर बनता है, और डेवलपर नहीं, सूरत का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड रिस्पेक्टेड डेवलपर बनता है, और आज सूरत क्रेडाई के वो प्रेसिडेंट भी है। तो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू प्रेजेंट तेज ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर जिग्नेश पटेल साहब। वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। सर, काफी लोग हमें बोलते, तो मुझे आपकी जर्नी स्टार्ट करनी थी। जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपके फैमिली के बैंक में 100 करोड़ रुपए थे, और क्या आपके फैमिली में ऑलरेडी लोग पीएचडीज थे? खाली मुझे ये जानना है। नहीं, मेरे पिताजी और माताजी दोनों टीचर थे। उन्होंने उनका फर्स्ट जब घर बनाया तो भी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोन लेके बनाया। तो बैकग्राउंड इज वेरी पुअर, लेकिन दोनों टीचर्स थे, एजुकेटेड थे, तो इट इज क्वाइट इनफ कि हम लोगों की परवरिश कर सके। उन्होंने कभी लंबा सोचा नहीं था कि इनकी जर्नी बड़ी होगी, लेकिन उन्होंने एक चीज सोची थी कि अगर हम लोग एजुकेशन में हैं तो बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपना गांव छोड़ के फिर शहर के नजदीक एक घर लिया कि हमको अच्छी परवरिश और अच्छा एजुकेशन मिल सके जी। और मेरे पिताजी गांव में बहुत प्रतिष्ठित थे, तो जब उन्होंने गांव छोड़ा तो लोग बहुत रोए कि मास्टर जी, आप ये गांव छोड़ के मत जाओ। लेकिन हमारी अच्छी लाइफ बने, हम लोगों को अच्छी परवरिश हो, अच्छी स्कूल में एजुकेशन मिले जी, तो उनकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा, गांव छोड़ा, और ये हम लोग सूरत में सेटल हुए। क्या बात है सर, जर्नी बताते जाइए। आज क्रेडाई क्या प्रेसिडेंट बनना कोई खाने की बात नहीं है, तो स्ट्रगल करके ये जर्नी, बीच में आपने बीई भी किया, आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग किया है आपने। yes. तो वो जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप वो स्ट्रगल करके आज एक रियल एस्टेट डेवलपर, पहले एडवाइजर कंसल्टेंट थे, फिर डेवलपर बने, फिर क्रेडाई प्रेसिडेंट बने, जो एक रिस्पेक्ट का एक हॉलमार्क है। तो ये जर्नी शॉर्ट में बताइए कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया। 10-12 तक तो सब रेगुलर स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं में मेरे परसेंटेज है 67%। 67% गाइस। हाँ। लेकिन तकलीफ क्या हुई कि हम लोग 10-12 दोस्त थे, साथ में स्कूलिंग किया, खूब खेले, सबका सपना था सब डॉक्टर बने, सब डॉक्टर्स बने। तो इनमें से 8 लोगों का एडमिशन मेडिकल में हो गया, और 3% के हिसाब से 70 में कुछ कट ऑफ था, तो 67% में डॉक्टर में एडमिशन नहीं ले पाया। तो फिर उस जमाने में तो पिताजी जो बोलेंगे वही हमको करना पड़ता था। तो पिताजी ने बोला कि अभी मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो यू हैव टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। उनको थोड़े जमीन वगैरह का नॉलेज था, बिकम अ टीचर उनको थोड़ा मालूम रहता था कि लैंड वगैरह में, कंस्ट्रक्शन में पैसा है। मेरे जो बड़े काका का लड़का है वो पीडब्ल्यूडी में जॉब करते थे, तो उस टाइम सैलरी भी अच्छी थी और जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी। तो उन्होंने बोला सिविल इंजीनियर बनो। एट दैट टाइम सिविल इंजीनियर कोई बनता नहीं था, बोलता थे वो लोएस्ट ब्रांच है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बने, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बने। एट दैट टाइम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की एक अलग से ब्रांच हुई। तो मेरा आपको बहुत रोया कि भाई सिविल इंजीनियर बनूंगा तो मेरे को क्या लगता है वो अपना अंदर से कि मैं एकदम निचली वाली स्टडी करूंगा, मेरे दोस्त लोग डॉक्टर बनेंगे। तो थोड़ा रात को बहुत रोया। फिर पापा ने मेरे अंकल के जो लड़के थे सिविल इंजीनियर को बुलाया
कि महेश ये कल आपको गांधीनगर एडमिशन के लिए जाना है, कि कुछ भी करे आपको सिविल इंजीनियर पे टिक मारना है। उस टाइम वो टीवी में दिखाते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी सीट बाकी, इतनी सीट मैकेनिकल में बाकी, इतनी इसमें बाकी। तो मैं जैसे जैसे ही खाली होती थी सीट, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स खाली है भाई, पेट्रोकेमिकल खाली है, तो मुझे बड़ी सी ब्रांच में जाना था। तो पापा ने बोला था कि भाई सिविल इंजीनियर के सिवा कुछ भी लेके नहीं आना है। तो फिर काका के अंकल ने थोड़ी आंख दिखाई, बोला सिविल इंजीनियर पे साइन कर दो। उस टाइम तो पेपर वर्क था, कुछ ऐसे कंप्यूटराइज नहीं था। तो फिर सिविल इंजीनियर में एडमिशन लिया जी। वेरी हार्ड, रात को बहुत रोया, सब लोग दोस्त डॉक्टर बनेंगे और मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। तो फिर ऐसे ही मेरी सिविल इंजीनियर की जर्नी चालू हुई। देन आफ्टर एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर SVNIT पहुंचे, अलग अलग जगह से लोग मिले। इट इज अ रीजनल कॉलेज जी। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि SVNIT एक रीजनल कॉलेज थी, तो 50% स्टूडेंट आर फ्रॉम ऑल ओवर दी अदर एरिया फ्रॉम गुजरात, और 50% लोग वो गुजरात से आते थे जी। तो आप लोगों को 50% लोग अलग अलग दिखने लगे अपने डाई के अलावा, क्योंकि तब तक तो किसी ने मैंने सूरत छोड़ा ही नहीं था कि भाई साउथ के लोग कैसे दिखते होंगे, मुंबई के कैसे हैं, नॉर्थ के कैसे। तो सब लोग का एक जमावट हुआ और धीरे धीरे दोस्त बनते गए। गोवा के दोस्त बने, फिर अपना दिल्ली के दोस्त बने, फ्रॉम समवन फ्रॉम केरला, सबकी एक दोस्ती हुई, एक ग्रुप बना। और ये 50% वाले में बहुत सारी विजन खुली, क्योंकि एक टीचर के लड़के और एक संकुचित एटमॉस्फेयर से आने वाला लड़का जब वाइड लोगों को मिलता है तो थोड़ी विजन खुलती है। देन आफ्टर सिविल इंजीनियर की एजुकेशन खत्म हुई। सबसे बड़ी चीज थी कैंपस इंटरव्यू, वापस वो पहले वाली चीज। सब दोस्तों में से हम लोग 10 लोगों के दोस्त, हम 10 दोस्त हैं, उसमें से पहले 4 को ये जो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज है, SR है वगैरह में जॉब मिल गई। ओके। और हम लोगों को पीछे वालों को नहीं मिला, क्योंकि वो तो कैंपस इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी कंपनी है, वापस थोड़े परसेंटेज कम हो गए। सबके 9 CGPA थे, 90% थे, मेरे 75 आए जी। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो वापस तकलीफ कि वहां मेडिकल छूट गया, यहाँ कंपनीज छूट गई, और है तो टीचर के लड़के, पैसे तो कहीं से थे नहीं। तो फिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली, आज तो कमलानी बिल्डर्स। उस टाइम पे उनका सूरत में बहुत दबदबा था, बहुत प्रोजेक्ट्स थे, तो उनसे थोड़ा काम किया। फिर मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर का काम जमा नहीं। अगर डेवलपर के नीचे आप कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करते हो तो आप पूरे दिन, ये शूज आपके सीमेंट वाले हो जाते हैं, आपके बाल खराब हो जाते हैं। थोड़ा मैं वैसे भी थोड़ा वो था कि अच्छा दिखना मुझे पसंद था, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। और मेरे जो काका के लड़के थे जो उन्होंने मुझे सिविल इंजीनियर में एडमिशन दिलाया, उनके एक रेफरेंस से BM पटेल, भरत भाई पटेल करके एक स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, उनके मुझे जॉब दिला दी। ओके। और माय फर्स्ट सैलरी इज 900 रुपीज। 900 रुपीज कौन से साल का है? 1995 में। 1995 में 900 रुपया मुझे सैलरी मिली। तो दोस्तों स्टोरी में एक चीज कहना चाहता हूं कि कर्म करने आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और जो आपको रिजेक्शन लगता है, शायद यूनिवर्स का मैसेज है कि बेटा और तैयार हो जा, अभी तो और कोयला है, और गर्म हो जा, हीरा निकलना बाकी है। ये स्टोरी मेरे अविल होगा। हाँ। मैं ये क्यों बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है वो आजकल शॉर्टकट में नाराज हो जाते हैं। यस। 3 दिन में लड़की भाग गई, दिल टूट गया। मम्मी पापा ने पॉकेट मनी नहीं दिया, दिल टूट गया। स्टार्टअप किया, फंडिंग नहीं मिला, दिल टूट गया। पेशेंस से बिल्ड करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, चप्पल घिसना पड़ेगा। yes. और थप्पड़े खानी पड़ेगी, गालियां खानी पड़ेगी, फेलियर सहन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी शहर के किंग कहला पाओगे, जैसे डॉक्टर पटेल है। सर स्टोरी कंटिन्यू करो। 900 रुपया पगार 1995 में। आजकल के बच्चे 1 घंटे 900 रुपया स्विगी में उड़ा देते हैं, बट ठीक है चलो। तो 900 रुपीज में पहली सैलरी से जॉब चालू की। साथ में मैंने मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चालू किया पैरेलली, पार्ट टाइम। क्या बात। SVNIT में एडमिशन लिया कि अभी अगर सैलरी बढ़ानी है तो पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम अ हायर एजुकेटेड। तो मैंने ये सैलरी के साथ, छोटी सी सैलरी के साथ पार्ट टाइम ये मास्टर्स ज्वाइन किया। समहाउ मास्टर मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, और बीच में थोड़ा ये लगता है कि भाई पहले कमाना जरूरी है। तो देन आफ्टर माय सैलरी इज 1200 एंड एट द टाइम मेरा एंगेजमेंट हुआ। अरे वाह। तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्या बात। तो अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज नक्की होने के बाद मैंने सर को बोला कि सर अभी तो बीवी आने वाली है, 1200-1500 रुपये में क्या क्या होगा? तो सर ने बोला चलो 2000 कर देते। तो एट दैट टाइम 2000 रुपया में अगर बीवी को घर पे लाना है तो टेंशन तो होगी। तो 1 साल ये 2000 रुपया मैंने सर्वाइव किया बिफोर माय मैरिज।
लेकिन जब शादी हुई तो लगा कि अभी मैं सर्वाइव होने पाऊंगा। कौन से साल में शादी हुई आपकी? मेरी 96 में। तो ये 97 96 में एंगेजमेंट, 97 जनवरी में मेरी शादी हुई जी। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। जैसे ही जॉब छोड़ी ना, माई मदर मुझे बोली, मेरी माँ, कि भाई जिग्नेश, अभी शादी हो गई, सब नक्की हो गया, तू जॉब छोड़ रहा है, खिलाएगा कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है। हाँ। और आपको मैं बताना भूल गया, बिफोर 1994 व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, मेरे पापा गुजर गए। उनका एक लीवर का प्रॉब्लम था, वो गुजर गए। तो मम्मी अकेली थी, तो उनकी सैलरी सिर्फ आती थी और मैंने जॉब छोड़ दी। उनकी जॉब अच्छी थी, दैट टाइम शी वाज अ प्रिंसिपल, तो जॉब अच्छी थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, लेकिन मैंने जॉब छोड़ी तो वो अकेली थोड़ी घर को सर्वे कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, यार तू जॉब छोड़ के आया, फिर आगे क्या करेगा, तेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। मैं बोला, मम्मी एक चीज मैंने देखी है कि अगर मैं सैलरी करता रहूंगा तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो नया करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बोले, अब तू देख, अभी जॉब कंटिन्यू कर या फिर किसी और जगह नया सा जॉब ढूंढ, लेकिन इसमें आप नहीं चल पाओगे। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंड एट दैट टाइम जब मैंने जॉब की थी, जॉब जब चालू की, तो मेरे साथ एक कॉलिंग थे जो मेरे साथ जॉब करते थे, मिस्टर जयेश। तो उन्होंने बोला, जिग्नेश एक काम करते, साथ में कुछ कंपनी बनाते, काम करते। सिविल इंजीनियरिंग में इतना काम किया है ना, 2 साल 3 साल, तो इनफ है, कुछ करते हैं। तो हाउ तेज वॉज इवॉल्व, मैं वो बता रहा हूँ कि हम दोनों ने एक छोटी सी कंपनी बनाई। एट दैट टाइम हमारे जो सर थे, BM पटेल साहब, भरत भाई, उनको फॉरेन जाना हुआ, तो वैसे ही हम लोग घर पे आने वाले थे कि अगर बॉस जाने वाले हैं फॉरेन, तो हम लोग इंडिया में क्या काम करेंगे। तो उनकी विजिट थी वैसे, तो हम लोगों ने छोटा सा काम करते हैं, अपनी खुद की कंपनी बनाई, जॉब चालू रखते हैं, साथ में एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं। मैंने बोला, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, आप कंपनी बनाओ। तो मेरी वाइफ का नाम तेजल था, इनकी वाइफ का नाम छाया था। तो हम लोगों ने बनाई तेज छाया कंसल्टेंट। अरे वाह। कार्ड छपवा दिए और सूरत में स्ट्रक्चर इंजीनियर, कॉर्पोरेशन अप्रूवल्स के काम चालू किए। तो मेरे जो एक नजदीक के लोग थे, उन्होंने एक पहला प्रोजेक्ट दिया, सुंदर वाटिका करके, जो 9 बंगलोज प्रोजेक्ट था। उसमें स्ट्रक्चर का काम हमको मिला फर्स्ट टाइम, एंड द आर्किटेक्ट वाज अजीत भाई जरेवाला। तो उनको लगा ये लड़के लोग कुछ में काम नहीं करेंगे स्ट्रक्चर के, तो पहले तो बोल दिया कि नहीं, मेरे जो पुराने स्ट्रक्चर इंजीनियर है हिरेन भाई, वही करेंगे, आप छोड़ दो जी। लेकिन वो जो डेवलपर्स थे वो हमारे बहुत नजदीक थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी नजदीक, मेरी 2nd फ्लोर पे थी, इनकी 3rd फ्लोर पे ऑफिस थी, बोला जिग्नेश ही करेगा। तो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट मुझे दिलाया, और ये 6 बंगलों 8-9 बंगलों से हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ की खुद की कंपनी की शुरुआत हुई। तो 1997 इन मंथ ऑफ अगस्त, 15 अगस्त को ये हमने एक छोटा सा वेंचर तेज छाया कंसल्टेंट कंपनी चालू किया, 2 दोस्तों को मिलके। और ये हमने जो काम चालू किया, तो पता चला कि जितनी हम सैलरी लेते थे, इतना तो हम 1 महीने के अंदर ये काम में, प्राइवेट काम में कर लेते हैं। साल का जो सैलरी है वो एक प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। वाह। समझो मेरी सैलरी 2000 थी और 12 मंथ का गिनेंगे 24,000 था, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर हमको बनानी थी 9 बंगलोज की, उसकी टोटल फीस ही 27,000। तो हमने सोचा कि भाई अभी तो सर्वाइव कर जाएंगे, और ये धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया, लोगों को काम पसंद आया, और हम लोग ये तेज छाया कंसल्टेंट हमने 2 साल 3 साल चलाया। देन आफ्टर हम लोग 2 अलग हो गए पार्टनर्स, ओनली अ सिंपल डिफरेंस कि इनको गवर्नमेंट में काम करना था, मुझे प्राइवेट में करना था। ठीक, कोई डिस्प्यूट नहीं। उनको गवर्नमेंट के टेंडर्स भरने थे और मैं वो रेडी नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे लगा कि सूरत की धरती पे जान है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो कुछ तो डेवलपर करके जाऊंगा, क्योंकि हमारा सब प्रोजेक्ट तो डेवलपर के साथ होते हैं जी। हम लोग को रोज सुबह बिल्डर को देखते हैं जी, इनकी साइट पे जाते हैं, उनके बिहेवियर देखते हैं, इनकी गाड़ी देखते हैं। तो हुआ कि भाई कि सरकार के काम करेंगे ना तो ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ रहेंगे ना तो काम मिलेगा। तो फिर हमने तेज छाया दोनों अलग किया, मैंने तेज कंटिन्यू किया, उन्होंने 2000 में, आई थिंक 2002 अराउंड वी सेपरेटेड एंड वी हैव स्टार्टेड द तेज कंसल्टेंट कंपनी, और फिर वहीं से ये हमारी कंसल्टेंट की शुरुआत हुई। 2 लेसन्स इंपॉर्टेंट, एक तो हमेशा घर की लक्ष्मी का रिस्पेक्ट रखो, नाम भी आपने वाइफ का लिया, और आई थिंक ये संस्कार मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का देखा है, या तो अपने बेटी के नाम का, या बहन, या अपने वाइफ के नाम का, या मदर के नाम का ही कुछ रखते हैं। मैंने भी अपना जो AI इंजन टूल बनाया वो बसेश यू गाला, क्योंकि पूरा दुनिया में मैं बसेश विलेश गाला साइन करता हूँ, बट AI टूल मैंने बोला मेरे मदर के नाम बसेश यू फॉर यूशा। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव है। सेकेंड, बहुत सीरियस मैसेज है, आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपका थॉट प्रोसेस
बढ़ जाता है। अगर आप आज सेफ्टी चूज करते हैं जॉब का, तो आप 2000 से 3000 में जाके खुश हो जाते हैं। बट आपने टाइम स्पेंड किया बिल्डर्स के साथ, वो नेटवर्क के साथ, देखा कि इनके पास लग्जरी गाड़ी है, ये करोड़ों कमा रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये ऐसे गवर्नमेंट कनेक्शन से लैंड की डील है, तो वो ग्रुप के कारण शायद आपके वाइब्रेशंस बढ़े, आपकी एनर्जी माइंडसेट बढ़ा। नहीं तो आपको बिल्डिंग लाइन का कहाँ आता था, लाइक बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एक मैसेज और एक जाता है कि आप अपने सर्कल पे काम करो, अच्छा सर्कल रहेगा, आप ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। और थर्ड सर, ये तेज छाया कंसल्टेंट 1997 में स्टार्ट हुआ, तेज कंसल्टेंसी 2002 में स्टार्ट हुआ। मैं कहने का मतलब हूं कि हम किंग बने या किंग बनने के प्रोसेस में 2026 में तो 20 साल रगड़ना पड़ा। ऐसा कोई 30 सेकेंड रील देख के आप रातों रात तो नहीं बने। तो ये भी है, ऑल सक्सेसेस आर 10-20 years इन मेकिंग। दोस्तों आज के जमाने में फास्टर है, फिर भी 5, 7, 10 साल रगड़ना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। शॉर्टकट में अगर बिल्डिंग बनाएंगे डॉक्टर जिग्नेश साहब, तो बिल्डिंग गिर जाएगा। प्लेन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग गिरेगा नहीं। सर आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। 2002 के बाद सक्सेस कब आया, वेल्थ कब कैसे कमाया? 2002 में सूरत की एक राइजिंग शुरू हुई। ओके। सूरत में लोग लैंड इन्वेस्टमेंट करते थे। सर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के पहले सूरत वॉज एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। तो 2000 और 2020 तक सूरत में इतना एक्साइटमेंट क्यों आया? क्यों सब डायमंड वाले इधर आए? क्यों टेक्सटाइल का बूम हुआ? सूरत में ऐसा क्या हो रहा था तभी, वो थोड़ा दीजिए। वो एक चीज है कि 2002 में सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की शुरुआत हुई। मींस टाउन प्लानिंग स्कीम्स जो हमारी होती हैं वो फाइनल होनी शुरू हुई। ओके। और सूरत के अंदर एट दैट टाइम माइग्रेशन रेट इज 8%। 8% इज अ माइग्रेशन रेट। सूरत में डायमंड बढ़ता चला गया, तो उसके साथ सौराष्ट्र लोग आए, टेक्सटाइल्स बढ़ा, तो राजस्थान और कलकत्ता से पब्लिक आने लगे, उनको रहने की जगह की जरूरत पड़ी। तो धीरे धीरे सूरत को एक बेटर स्पेस की जरूरत हुई। और एट दैट टाइम सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लाईओवर्स, रिवर ब्रिजेस और बनाने चालू किए, तो सूरत की खूबसूरती शुरू हुई। तो उसी टाइम पे हमारा ये 2002 में एक जड़ से पांव रखना ये बिजनेस के अंदर, और एट दैट टाइम ये माइग्रेशन बढ़ना हमारे लिए कॉम्बो हो गया, और बहुत काम मिलने लगा, बहुत काम करने का मजा आने लगा। और धीरे धीरे हमने देखा कि अगर सिर्फ ये कंसल्टेंसी करेंगे तो फिर ये बालकनी से लोग गाड़ी देखते हैं ना, तो नहीं हो पाएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैंने बात की, जो डेवलपर्स ने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया था सुंदर वाटिका, इट इज अनु भाई एंड जसमत भाई, सूरत के अभी किंग है। तो उनकी और मेरी ऑफिस ऊपर नीचे थी। रोज में मेरी ऑफिस की बालकनी से उनको आते जाते देखता था। सूरत में जो भी बड़ी गाड़ी होगी पहले वो खरीदते थे, मुझे इशारा करते थे, मैं इनकी गाड़ी में बैठता था, बट मेरे पास बाइक था। तो मुझे ऑलवेज फीलिंग कि यार ये कैसे आएगा। फिर मैंने देखा कि सिर्फ कंसल्टेंसी चालू करूंगा, अगर मैं एक कंसल्टेंट बनूंगा तो एक लिमिट से आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चालू पड़ेगा, इन लोगों के जैसे लैंड में डील करना चालू करना पड़ेगा, या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स करना चालू होगा। तो मैंने अपने सेविंग्स से धीरे धीरे 1-2 लैंड लेना परचेज किया। अच्छा। मैंने 2003, 4, 5 में थोड़े से टुकड़े, जब बीघा में लैंड थी, मीन्स प्राइस कम थे, 15 लाख बीघा वैसे लैंड की प्राइस थी, तो हम लेते थे, 1-2 इंस्टॉलमेंट भरे, तो थोड़ी ऊपर आई, बेच दिया, तो पैसा का जुगाड़ हो गया। तो लैंड ट्रेडिंग रिसोर्स का ट्रेडिंग हुआ। और ये हर गुज्जू के खून में होता ही है। हाँ, होता ही है। स्टॉक मार्केट या लैंड फ्लिपिंग, वो ये वातावरण आपको सिखाई देता है। बट एक चीज मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका जब जैसे आपने बिजनेस किया, आपने बोला कि आप नौकरी में साल के 24,000 के रन रेट पे थे, 2000 महीने पे, पहला ही प्रोजेक्ट पे 27,000 छूटा, तो आपने वो पैसे जैसे हाथ में आया तो आपने अपनी लाइफस्टाइल सुधारी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत खर्चे, पार्टी, ऐसा सब किया कि थोड़ी सिंप्लिसिटी से रहे? पहले तो ये चीज थी, आपको मैं बताना भूल गई, तो ये अपनी सोशल स्टोरी है कि जब मेरे वाइफ का डिलीवरी का टाइम था, मोक्षा वाज बॉर्न, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने अपनी, मेरे पास बाइक थी एट दैट टाइम होंडा की स्लिक, तो मैंने बेच दी डिलीवरी के लिए। और मैं ऑफिस आने के लिए, जब स्टाफ को पता नहीं चले कि सर के पास व्हीकल नहीं है, तो मैं नजदीक के जंक्शन के ऊपर रिक्शों में उतरता था और चलते चलते जाता था और बोलता गाड़ी सर्विस में है। फिर मैंने सोचा अभी गाड़ी 2 व्हीलर लेंगे तो सीधा 4 व्हीलर लेंगे। तो ये थोड़ा बीच में जो आया, तो एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर लिया मेरे खुद के लिए। मम्मी पापा घर तो था ही, लेकिन हम 2 भाई हैं, तो मैं बड़ा हूं, मुझे अलग तो होना ही था कभी ना कभी। तो मैंने 1 BHK का पहले फ्लैट लिया। तो जैसे जैसे मैं कमाता गया, पहले तो मुझे फैमिली को सिक्योर करना था। वाह। तो एक मोक्षा के जन्म के साथ मैंने एक सेकंड हैंड कार ली,
और एक 1 BH का फ्लैट लिया। तो आप जो बोले ना कि जो पहला इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके लिए छत बनाओ, फैमिली को थोड़ा सिक्योर करो, सेफ्टी, देन आफ्टर आप लग्जरी के बारे में जाओगे। तो एट दैट टाइम ये सोचने की बात ही नहीं थी कि पैसा है तो उड़ाओ। सर आजकल के बच्चे 90% कितने लकी है, उनके माँ बाप दादा गवर्नमेंट है, रोटी कपड़ा मकान का बेसिक इश्यू सॉल्व कर चुके हैं। सबको अगर पैसा चाहिए तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, मूवी देखने के लिए, बर्गर पिज्जा खाने के लिए और बाइक में पेट्रोल डालने के लिए, बाकी इनको कोई और कोई टेंशन है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो आप डबल काम कर सकते हो। आपको स्ट्रगल करना पड़ा तो कितने रिस्ट्रिक्शन थे, आप इमेजिन करो ना कि बाइक बेचना पड़ा, लेकिन ये फिर आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी किससे पूछ के किया कि कौन सा जमीन लूं, ये आइडिया कहाँ से आया कि कौन सा जमीन लूं, कैसे लूं, ये मार्केट पल्स कहाँ से आया? नहीं, मैं पहले से भी स्टडी में ऐसा, मैं स्टडी करने को मैं डेवलपमेंट प्लान वगैरह के करता था। और मैंने जो बोला ना कि जिनके साथ मैंने काम किया सूरत के अंदर, एट दैट टाइम आई वाज अ कंसल्टेंट जी, मैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट था और लोगों के प्लान्स अप्रूवल मींस गवर्नमेंट अप्रूवल जितनी होती थी जी, मैं ला के देता था जी। और जब आप गवर्नमेंट पे होते हो तो आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन पता चलते हैं जी, यहाँ नई टाउन प्लानिंग स्कीम आएगी, यहाँ रोड आएगी, यहाँ आएगी। तो खुद से सोचता था कि अभी यहाँ नया टाउन प्लानिंग स्कीम आ रहा है तो सोचा से एक छोटा सा लैंड यहाँ ले लूँ। अगर गवर्नमेंट के वेंचर्स आपको पता है तो आप वहाँ डील कर सकते हो। तो फिर मैंने ये छोटा छोटा अपना सोच के हिसाब से लैंड लेना चालू किया। तो पैसे नहीं थे ज्यादा रखने की, वो ज्यादा हम लैंड रखेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए खुद के ज्यादा पैसे चाहिए थे, तो वो नहीं थे। फिर लैंड लिया, उसको फ्लिप किया, उससे फिर दूसरा लैंड लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने अप टू 2006-07 तक मैंने काम किया। फिर एक चीज ऐसी आई कि 2007 के अंदर थोड़ा सा सूरत का डाउनफॉल शुरू हुआ। क्यों? वैसे ही सब, इट इज अ साइन कर्व, सब सिटी के अंदर अप डाउन होते हैं। ओके, डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन एक चीज मुझे क्या तकलीफ देने वाली आई जी कि 2007-08 के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर जो लोग मुझे मिलने आते थे ना, मोस्ट ऑफ दे आर द ब्रोकर्स। उनको ऐसा लगा कि सर लैंड में ही ट्रेडिंग करते हैं। मेरा एजुकेशन सिस्टम में भूल गया। मेरी जो मास्टरी थी वो थी अप्रूवल्स। ओके, एट दैट टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी का अप्रूवल्स नहीं मिलती है, बोलो तेज के ऑफिस चले जाओ, यहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, जिग्नेश भाई प्लान अप्रूव करके दे ही देंगे। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को नहीं पता चलती थी, वो हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन से उठा के उनको बताया कि ये कारण आप मेरे प्लान अप्रूव कर सकते हो, डीसीआर में प्रोविजन से आप कर सकते हो। तो थोड़ा लड़के झगड़ के मैंने लोगों के प्लान अप्रूवल्स किए, और मेरी वो की मेरे स्ट्रेंथ थी। तो मैं स्ट्रेंथ भूल के फिर सिंपली जो लोग ब्रोकर्स का काम कर, जो एजुकेटेड नहीं है और वो लोग काम करते, उसमें मैं घुस गया। तो मुझे लगा जिग्नेश अभी आपको रुकना पड़ेगा, अगर ये होगा ना तो आप ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ भूल जाएंगे और आप पैसे में पड़ जाओगे। बिल्कुल। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने फिर ये सोचा कि अभी मन कहाँ लगाऊं, तो मैंने वापस पढ़ाई चालू की। तो 2010 में मैंने मास्टर्स ऑफ टाउन प्लानिंग में एडमिशन लिया वापस। क्या एज था तभी आपका? हाँ, 2010 में आपका एज क्या था तभी? मेरा एज नियरली 45। क्या बात है, 43 लोग 45 में तो बादाम खाना चालू कर देते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, याद नहीं रहता। 45 के एज में मास्टर्स? 43-45 के एज में मैंने सोचा कि अभी अलग करूं। क्या बात। मेरा लगाव पहले कॉलेज से था। एक क्वेश्चन था, ये भूख कहाँ से आई? क्योंकि कुछ लोग 95% लोग जो आपके परिस्थिति में आते हैं ना, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भाई लाखों रुपया कमा रहे, परिवार सुखी है, अबे मजाक करो, केम मेहनत करवी चाहिए, केम सीखू चाहिए, क्यों और रगड़ना है। हाँ, ये भूख कहाँ से आई सर? तो ये मैंने बोला ना कि 2007 से 2008-09 वैसे निकल गया, और 2010 में मुझे हुआ कि भाई अभी मैं ये मेरे को ये नहीं चलता है कि मैं इतना परिवार से टीचर का लड़का हूं, मैंने ये इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग स्किल में मैंने इतने पैसे कमाए, वहां से मैं लैंड ट्रेडिंग या डेवलपर में आया, तो फिर मैं ये पुरानी चीज क्यों भूल जाऊं। तो वो एक कट ऑफ करने के लिए मैंने फिर कॉलेज में वापस दाखिला लिया। ये एटीट्यूड हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास होता है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करो और अपने आप को एक प्रश्न पूछो। आप एंटरप्रेन्योर तो डायरी पेन लो और पूछो कि मेरे बिजनेस को क्या मार सकता है। जैसे इनको एक हिंट आ गया कि भाई मेरा छाप एक लैंड फ्लिपर का ही बन रहा है, ब्रोकर का ही बन रहा है। yes. तो मेरा फ्यूचर खराब है, मेरे पास कोई यूनिक स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, ब्रांड नहीं, और मेरी जो ताकत है मैं उसे यूज ही नहीं कर रहा हूं। अब अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र वापरेगा नहीं तो सामने कौरवों को हराएगा कैसे? तो आपने अपने ब्रह्मास्त्र को शार्पन करने के लिए 2010 में 45 के एज में मास्टर्स वापस स्टार्ट किया। आई थिंक 40-41 की एज थी। हाँ. मैंने वापस ये मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग ज्वाइन किया। तो एमटेक इन टाउन प्लानिंग मैंने ज्वाइन किया। हाँ. सुबह 7:30-8 बजे एज ए स्टूडेंट टी शर्ट जींस पहन के लगा के मैं
कॉलेज जाता था। और आपके आजू बाजू लोग कितने एज के थे? मेरे एज के आई थिंक 26-24 के एज के लोग, 24-26 और आप 40s वाले, 40 वाले, तो लोग आपको अंकल अंकल चिढ़ाते रहेंगे। वो भी एक स्टोरी है। तो पहले बता देता हूँ। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मुझे थोड़ा एम्बरेसिंग फील हुआ, यार मैंने ये सही किया गलत किया। ये सुबह रोज 8:30 बजे उठना, वैसे मैं बंदा ऐसा हूँ कि मुझे नींद पूरी चाहिए, 9 बजे उठने से पहले मैं डरता हूँ कभी कभी। तो 7:30-7 बजे उठना है। 70% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं हो तो वो एग्जाम नहीं देने देते। तो मुझे लगा पहले 2 दिन लगा मुझे कि मैं करूँ या फिर छोड़ दूँ। फीस 14,000 चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ूँ या क्या करूँ। फिर मैंने बोला अगर मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अगर एक टेंशन से दूर नहीं, अगर एक स्टेबल लाइफ बनानी है, एक एजुकेशन के फील्ड में कंटिन्यू रहना है, तो मुझे करना है पड़ा। तो फिर मैंने ये मेरा रूटीन किया कि सुबह 7:30 बजे कॉलेज जाओ। कॉलेज पूरे दिन की कॉलेज थी, तो 2 बजे तक, लेकिन वैसे सब क्लास खत्म हो जाते हैं। फिर इन हाउस वर्क करना था। मैंने सर को बोला मैं ऑफिस जाके मैं जो रिपोर्ट्स वगैरह बना दूंगा। तो मैं 2 बजे ऑफिस आता था। 2 बजे के बाद 6-7 बजे तक ऑफिस में काम करो। और मैंने ये सक्सेसफुली विद सेकंड रैंक, कॉलेज में सेकंड रैंक से मैंने ये मास्टर्स की डिग्री। लेकिन बच्चे लोग प्रोजेक्ट में आपको चिढ़ाते तो रखे ना अंकल? चिढ़ाते थे, लेकिन मैंने क्या किया, एक आइडिया दिखाई। ये बच्चे को टी टाइम में, कॉलेज में जब चाय हम पीने जाते थे, बंक मारते थे ना सब लोग, तो मुझे भी मारना पड़ा, अकेला तो मैं जाके पढ़ नहीं सकता था। तो बंक के टाइम में जब हम लोग टी पॉइंट पे बैठते थे, तो मैंने उनको सिखाया व्हाट इज टाउन प्लानिंग, उसमें पैसा कैसे कमाते, हाउ टू बिकम अ रिच। अगर आप सिविल इंजीनियर बन के टाउन प्लानिंग कर रहे हो, तो टाउन प्लानिंग में पैसा कहाँ है। तो वो मैंने उनकी क्लास ली। तब वो रिस्पेक्ट जीता। तब मैं इनका फेवरेट बन गया। यस। मेरे रिपोर्ट्स में इनको कैसे लिखना, कैसे टेक्निकल चीजें लिखना, मैं इनके साथ पढ़ता था, लेकिन इनके जो मास्टर्स के थीसिस होते हैं वो मैं स्क्रूटिनाइज करता था, इनको मदद करता था कि थीसिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो साथ में पढ़े, साथ में कुछ सीखा। मैं भी कुछ भूल गया था। मेरा बैकग्राउंड गुजराती मीडियम से था, तो मुझे इंग्लिश इतनी फ्लुएंट आती नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंग्लिश लिखना सिखाया, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया, क्योंकि स्कूल के लड़के हैं, कॉलेज के लड़के हैं, उनको रिपोर्ट्स लिखना अच्छी बात है। मैं जब 96-97 में बढ़ा तो हाथ से लिखते रहे रिपोर्ट, अभी कंप्यूटर आ गया, ये गया। तो फिर ये मैंने फिर 2013 में मैंने कंप्लीट किया, और सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। फिर मुझे लगा कि मेरा मन लग गया उसमें। तो मेरे जो सर थे उन्होंने बोला जिग्नेश आगे क्या करोगे? मैंने सर पीएचडी करोगे। बोला क्यों पीएचडी? मैंने बोला मैंने जो 1997 से 2000 और 2000 से 2010 के बीच में जो काम किया ना, उसमें मुझे गवर्नमेंट में ये लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में गैप दिख रहा है। हम बोलते हैं कि गुजरात का टाउन प्लानिंग स्कीम बेस्ड है, लेकिन नहीं है। तो मैं एक काम क्या करता हूं कि पूरी दुनिया में लैंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो ढूंढता हूं, उसमें से अपने देश के लिए बेस्ट मॉडल बनाने की कोशिश करता हूं। और उसके लिए मुझे 2 चीज का फायदा हुआ। एक तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूं, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल। अकेले बैकपैक लेके घूमना, कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जाओ या सेमिनार में जाओ तो पूरा दिन घूमो, सेमिनार के सिवाय के टाइम में घूमो। तो बोले ये रिसर्च के कारण में शादी हो गई है तो बाहर जाने के लिए कुछ तो कारण चाहिए। श्योर, वैसे थोड़ी जा सकते, नहीं जा सकते, है ना? आपको बताना पड़ता है, तो कारण के लिए आए ना, बिल्कुल को बताना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने ये सेमिनार अटेंड किए। मैंने वर्ल्ड वाइड जितने भी जगह पे लैंड के सेमिनार होते हैं, तो उसकी जगह मैं अलग अलग दुनिया के देशों में घूमा। मैं जापान गया, मैं चाइना गया, जापान, चाइना, और कौन कौन से बहुत सारे कंट्रीज में। मैं यूरोप में, बैंकॉक में जो सुखमवित के पास इनका एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एशिया के लिए जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का किया काम। फिर मैं गया, स्पेन गया। तो मैंने बहुत सारी जगह, मीन्स जहाँ डेमोक्रेसी है और जहाँ भी अपना जो है सिस्टम, अपने खुद की लैंड मैनेजमेंट, तो वो दोनों चीजों के मिला के मुझे लगा कि सीखना पड़ेगा कुछ। फिर मुझे लगा ये मैं फॉरेन कंट्रीज के अगर लैंड मैनेजमेंट सीखूंगा तो अपने देश के तो कायदे ही अलग है। मैं जहां जहां घूमा वहां मैंने देखा कि लैंड इज नॉट एन ओनरशिप। हम बोल नहीं सकते कि ये मेरी है, हम तो सब कुछ मेरी है। लैंड मेरी है, बाइक मेरी है, घर मेरी है। चाइना गया तो पता चला कि गाड़ी भी मेरी नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, वो तो सब गवर्नमेंट का है, जब मांगेगा वापस देना है। तो फिर मैं अपना इंडिया के लिए मुझे वापस थीसिस को थोड़ा चेंज करके मैंने अपने जो 26 स्टेट है, सब स्टेट की लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा, सीखा, और मैंने कॉम्बो बनाया कि अपनी जो गुजरात की जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, टाउन प्लानिंग और डीपी, उनको उनके अंदर जितनी कमी है वो बाकी के स्टेट में जो पॉजिटिव है वो डाल दूं और अपना एक नया सिस्टम बना। ये पीएचडी में आपने, तो ये मैंने पीएचडी का मेरा रिसर्च था और मैंने ये
सबमिट किया। मैंने ईयर में कंप्लीट किया पीएचडी? मैंने 2017 कैन में। तो ये मैंने 2017 में मैंने मेरा पीएचडी खत्म किया। 47 दैट टाइम? हाँ, 2017 में आपकी एज क्या रहेगी सर? मेरी 17 मींस ये 44 45। आई थिंक 2 टेकअवेज बहुत पावरफुल है अब तक स्टोरी का। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को घूमना चाहिए। आप घूमोगे तो ऑपरेशन से बाहर जाओगे, मार्केट पल्स मिलेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम मिलेगा और आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। एंड सेकंड, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जितने भी आपके इंडस्ट्री रिलेटेड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, इवेंट से जाओ, कुछ ना कुछ नेटवर्क करो, सीखो। आप वो सीख के आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो ये आपने भरपूर किया है और इस पे खर्चा भी हुआ रहेगा, बट आपने कभी ये सोचा नहीं कि खर्चा है। आपने ये अपने आप पे इन्वेस्ट किया और वो उसका रिटर्न आज हमें दिख रहा है। और ये अपनी जो नया मैंने मॉडल बनाया वो लंदन में मैंने प्रेजेंट किया और वी वर द फर्स्ट। हम लोगों ने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस थी लैंड मैनेजमेंट के ऊपर, मैं और मेरे गाइड थे डॉक्टर जोएल मैकवान, दोनों वहां गए, हमको फर्स्ट प्राइज मिली। तो ये हमारी एक अचीवमेंट थी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट की एक मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तो लैंड के धंधे में था, ये अपना काम तो चालू ही था जी, मेरे स्टाफ थे वगैरह थे, मेरा बिजनेस तो चालू ही था जी। तो जब मेरी डिग्री हुई, जब मैंने पीएचडी का डिग्री लिया, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम काम किया था। इनके ऑफिस हमारे ऊपर नीचे थी, मैं उनके ऑफिस गया, उनको मिले कि सर आई एम नाउ मैं डॉक्टर जिग्नेश पटेल। तो क्या हुआ, मैंने बोला पीएचडी का डिग्री खत्म कर दिया। तो उनके साथ इनके एक बड़े सूरत का डेवलपर है डॉक्टर मिस्टर विलजी भाई सेठा, संगीनी ग्रुप में। तो उन्होंने एक ही चीज मुझे बताई, जिग्नेश आप हमारी तरह 1000 करोड़ कमा लोगे, लेकिन हमारे आगे डॉक्टर नहीं लिखेगा, कोई लिख नहीं सकता। तो आप बिल्डर तो हो, लेकिन आगे डॉक्टर लिख के बिल्डर बन गए ना, वो अचीवमेंट हमारे पास कभी नहीं आने वाली। तो मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मैं लैंड के बिजनेस में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, फिर भी मैंने ये मेरे लिए अचीव किया। तो कभी भी मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम अ डॉक्टर जिग्नेश पटेल, और लोग देखते हैं कि ये तो बिल्डर है, तो पहले तो सरप्राइज होते हैं कि बिल्डर है और ये डॉक्टर कैसे बने। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज की बात है कि ये हमारे एसोसिएशन क्रेडाई में हर वक्त नए नए लोगों को चांसेस देते हैं। तो बिफोर 2 years 2024 उनको नए प्रेसिडेंट बनाने थे। तो प्रोजेक्ट्स में मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स करता हूं, तो जो आप अगर करोड़ गिनोगे प्रोजेक्ट्स के तो मेरे कम है, मेरे स्क्वायर फीट भी कम है, बिकॉज ऑफ माई पीएचडी। उन्होंने बोला कोई ऐसा बंदा चाहिए जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। हमारा जो कोई भी जो लीडर है उनके पास एक डिग्री एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डर सब अंगूठा छपोते। पढ़ा लिखे आदमी भी रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट की शान बढ़ेगी जी। सो उन्होंने मेरा चयन किया कि आप क्रेडाई के प्रेसिडेंट बनो, और मैंने ये एक्सेप्ट किया और मैं प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई सूरत। कांग्रेचुलेशंस। तो ये एक एजुकेशन, एक टीचर से लेके ये पीएचडी वाली एक पूरी जर्नी हुई। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। वो देखते हैं कि क्या क्या सिखाया, वो भी मैं आपको अलग अलग स्टोरी में बताता हूँ। सेक्शन 1 में हमने डॉक्टर पटेल का जर्नी कवर किया। अब सेक्शन 2 में मैं जानना चाहता हूँ कि क्विकली आज 2026, 27, 28 में कौन से प्रोजेक्ट्स है, कहाँ पे है, और यही सेक्शन में आप, क्योंकि आप अच्छे स्टोरी टेलर हो, 5 साल का आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? पहले तो अभी हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट हमारे हैंडओवर स्टेज पे है जिसको है स्वस्तिका स्क्वायर, एक कमर्शियल बिल्डिंग है, और ये सूरत के एक कमर्शियल हब है डिंडोली, जो नया डेवलप्ड है, लो कॉस्ट लोगों के लिए है। लेकिन वो एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है, मींस इलीगल ज्यादा है। तो उनके बीच में एक लैंड हमने आइडेंटिफाई करके इसमें 100% लीगल प्रोजेक्ट, लोगों को लोन मिल सके, लोग अच्छे लोगों अंदर इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि बैंक वगैरह का अगर भाड़े से आना है रेंट पे तो उनको लीगल चाहिए। तो एक स्वस्तिका स्क्वायर करके प्रोजेक्ट है, हमने खत्म किया। एक हमारे ऑफिसेस कितना स्क्वायर फीट का है? इट इज अबाउट 60 शॉप्स हैं, और इट इज अबाउट 1500 स्क्वायर मीटर की लैंड है। छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमने हैंडओवर करना चालू कर दिया है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट फैमिली प्रोजेक्ट है, मैं मेरे भाई और भांजी बनाते हैं, वो एक ओपन प्लॉट्स के प्रोजेक्ट है, वो नियर बाय बरबुदन विलेज वो है। एक हमने अभी कंप्लीट किया, इट इज अ तेज हाउस प्रोजेक्ट। वो हमने पहले तेज डॉक्टर हाउस रखा था, पर्टिकुलर फॉर डॉक्टर्स। क्या होती है, जब डॉक्टर कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो उनको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, उनको एक अलग से इनका स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो हमारे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि जिग्नेश, जब मुझे हॉस्पिटल चाहिए तो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ ना, तो पहले डेवलपर्स बोलते हैं कि आपको अलग से टॉयलेट मिलेगा, ये लाइन मिलेगा, पार्किंग मिलेगा, सब अलग से मिलेगा। लेकिन जब वो हैंडओवर करके चले जाते हैं तो फिर जो लोग हैं वो हमको एक्सेप्ट नहीं करते, तो अलग से पार्किंग नहीं मिलता है। कॉमन टॉयलेट्स में कोई भी ताला तोड़ के घुस जाता है। फिर हमारे लिए जो स्पेशल लाइन चाहिए, ऑक्सीजन लाइन चाहिए, नाइट्रोजन लाइन चाहिए, उनके लिए स्पेस नहीं है। हमारे एम्बुलेंस नीचे उतर नहीं चाहिए तो लिफ्ट से सीधा पेशेंट को ले जा सके। तो आप एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट करो।
तो हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट किया जी और सभी डॉक्टर के लिए दिया। अभी सूरत के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीना मोजीस हैं, या फिर निर्मल चारोड़िया की डॉटर है चांदनी चारोड़िया, तो सबकी मेरे अंदर ऑक्यूपेशन है, वो लोग अंदर अच्छे से काम डॉक्टर्स ही उधर, ये पूरा डॉक्टर के लिए बनाया, एक्सक्लूसिव फॉर डॉक्टर्स, एक्सक्लूसिव फॉर डॉक्टर्स बनाया। अभी जो हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इट इज मोक्षा बंगलोज एंड मोक्षा आइकॉन। मोक्षा बंगलो इज 64 यूनिट्स जो रो हाउसेस है। एक चीज हमने देखी कि सूरत के लोगों को एक वास्तुशास्त्र का एक नॉलेज है, तो वो लोग देखते हैं मुझे भी कि भाई वास्तु के हिसाब से ही चाहिए। अभी क्या करते हैं कि रो हाउस के अंदर मैंने एक यूनिट वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना दिया, दूसरा मिरर करने जाऊंगा तो अपोजिट हो जाएगा, इसमें ईशान कोना में टॉयलेट नहीं है तो उसमें आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर ये टिपिकल बनाया, मिरर करना छोड़ दिया। सूरत में सब प्रोजेक्ट में मिरर देखोगे, हमने मिरर छोड़ दिया, हमने सब टिपिकल बनाए। मैं एक यूनिट बैठा बाजू में, उसके बाजू में कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट करने में क्या है कि सबकी डायरेक्शन परफेक्ट हो गई। तो एक यूनिक टाइप का हमने ये रो हाउस का प्रोजेक्ट किया। उसके साथ हमने एक मोक्षा आइकॉन करके कमर्शियल रखा। इट इज अ 90 मीटर वाइड रिंग रोड, 300 फुट का रोड है। तो उसके लिए बड़े कॉर्पोरेट्स आए, रिलायंस के हम लोग देख रहे हैं कि उनका कुछ मार्ट आ जाए, सूरत में सुपर स्टोर की बहुत जरूरत है, सूरत में कार डीलरशिप्स या फिर बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज मैकडॉनल्ड्स वगैरह की भी वो जरूरत रहती है। तो एक रोड साइड हमने ये प्रोजेक्ट अभी चालू किया है, अभी काम चलो, बेसमेंट बन रहा है। डिलीवरी कब एक्सपेक्टेड है? डिलीवरी आफ्टर 18 मंथ्स। दैट्स इट? हाँ, 18 मंथ्स। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी है, छोटा सा एक हम लोग कमर्शियल बना रहे हैं। Sure. एक चीज मैंने आइडेंटिफाई किया, अगर 2 मिनट आपकी लोग मैं बता रहा हूँ। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जितने भी डेवलपर्स हैं सूरत में, तो उनका एक दिमाग रहता है कि मुझे एफएसआई कंज्यूम करनी। अगर बड़े रोड पे मुझे 4 एफएसआई मिलती है, 4 एफएसआई मींस मैं 20-25 माले तक का बिल्डिंग बना सकता हूँ, फिर भी मैंने 4 माले का ही कमर्शियल बनाया। वाओ। तो लोग सोचते हैं कि भाई जिग्नेश तू ये यू आर वेस्टिंग द एफएसआई। सूरत में बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं कहीं से भी थोड़ा मोटा करके भी एफएसआई बढ़ाते हैं, थोड़ा अनऑथराइज करके भी थोड़ा एफएसआई बढ़ा दूं, मैं बिल्डिंग मेरा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, एफएसआई कंज्यूम होनी चाहिए। तो मैंने सोचा भी इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे या फिर छोटा बिल्डिंग बनाएंगे, डिफरेंसेस क्या है। तो फिर मैंने एक एनालिसिस किया मेरी ऑफिस में कि मेरे पास एक समझो कि 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड है, अगर इसके ऊपर मुझे कमर्शियल डिजाइन करनी है तो इट इज अ 2.7 एफएसआई इन सूरत। 2.7 एफएसआई में मुझे 7 माला की मंजिलें मिलती है कमर्शियल, साथ में मुझे 2 या 3 बेसमेंट बनाने पड़ते हैं। तो क्या होता है, आप 3 बेसमेंट बनाओ और 7 माला बनाओ, या फिर आप एफएसआई कम कंज्यूम करो तो 1 बेसमेंट बनाओ, 4 माला बनाओ। अभी क्या होता है कि 2 बेसमेंट बनाने में आपको ऊपर 3 माला मिलता है। आप समझो 2 बेसमेंट की कॉस्ट और 3 माले की कॉस्ट, दोनों को कॉस्ट मिला के अगर मैं 2 माला ऊपर बना रहा हूं, उसका प्रॉफिट गिनो तो कम होती है। मीन्स मैं अगर ग्राउंड फ्लोर एक सिंगल बेसमेंट और 4 माला बनाता हूं और 2 या 3 बेसमेंट में 7 बनाता हूं, तो प्रॉफिटेबल तो सिंगल बेसमेंट वाला है। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मटेरियल का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बायर्स को ढूंढना, अगर मैं इसमें 50 शॉपकीपर को ढूंढ रहा हूं तो उसमें मुझे 70 ढूंढने पड़ेंगे, तो 20 में एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, टाइम ज्यादा होगा। 3 मंजिला और बनाएंगे तो और 1.5 साल प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा हो सकता है। लिफ्ट की कैपेसिटी अभी 5 माले की, तो मुझे 7 माले वाली लानी पड़ेगी, तो सबकी जगह हायर कॉस्ट बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा कि जहां लैंड कॉस्ट कम है वहां ज्यादा कॉन्क्रीट मत डालो। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं उस पर लैंड कॉस्ट कम है, तो मैंने कॉन्क्रीट ज्यादा कम लगाना सोचा और मैं सिर्फ 4 माले का कमर्शियल बना रहा हूं। और एक चीज होती है कि जब ऐसी लैंड होती है ना, तो उसमें रीडेवलपमेंट के चांस आफ्टर 10-20 साल बाद बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, समझो मैं 4 माला बना रहा हूं, अगर हम 4 लोगों ने खरीदा तो सबकी लैंड शेयरिंग कितनी हुई? 25%। तब शॉप के ओनर नहीं हो, लैंड के, आप 25% लैंड के ओनर हो। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का शोरूम लेगा वो 25% लैंड के साथ होगा। जब 20 साल बाद 30 साल बाद उनका लड़का लड़की के नाम ये होगा लैंड या जो भी प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग डेवलप हो जाएगा, तोड़ के नया 25 माले का कोई बिल्डिंग बनाएगा, उनको 25% ऑफ लैंड मिलेगा। ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में लोगों का डेप्रिसिएशन होती है। जब छोटे प्रोजेक्ट में लैंड शेयरिंग बढ़ती है ना, तो 20 साल बाद डेप्रिसिएशन कम लगती है। सूरत में भी टीडीआर का कंसेप्ट है अवेलेबल? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अभी हमारे ड्रीम सिटी बन रही है, इसके अंदर टीडीआर का लाने का सोच रहा है। बट वी हैव पेड ऑफ एफएसआई। हमारे बेस एफएसआई इज 1.8 हम फ्री कंज्यूम कर सकते हैं। इसके ऊपर मुझे कंज्यूम करनी है, हम जो 2.7 तो प्रीमियम देके खरीदनी है, जो लैंड प्राइस की 30% कॉस्ट खर्च करके हमको लेनी है। ठीक है। अब सर सेक्शन 3 में आते हैं, बहुत छोटा सेक्शन है, फिर लास्ट में रैपिड फायर में करना चाहता हूँ।
मोक्षा का रोल तेज डेवलपर्स में क्या है? आपने अपने बच्चे को भी लाया है, तो कौन कौन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स काम कर रहे हैं और उनका रोल क्या है, और उनको आप कैसे ग्रूम कर रहे हो और चैलेंज कर रहे हो? आई वॉज सिंगल डॉटर, एक ही मेरी लड़की है मोक्षा, और कोई है नहीं। तो मोक्षा ऑलवेज ये ऑफिस आती थी। सर अगर आप ओके हो तो मैं कमेंट्स में बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि सर आपको दत्तक ले ले और करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दे तो अप्लाई करो, हम कंसिडर करेंगे। तो मोक्षा, सॉरी आपका हिस्सा हम कम कर रहे हैं, जोक सपाट। हाँ जी मोक्षा को क्या है कि मेरे साथ इनका ज्यादा लगाव है जी तो इन फ्री टाइम ऑफ वैकेशन वो मेरे साथ ऑफिस आती थी जी। वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनका ड्राइंग मेरे से भी अच्छा है, बहुत अच्छा बनाती थी। तो पहली बार जब उसने ड्राइंग बनाया, मैंने बोला क्या बना रही? पापा टॉयलेट बना रही। मैंने कहा क्यों? बस मुझे टॉयलेट बनाने की इच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा स्क्वायर एक टॉयलेट बनाया। तो मैंने बोला इनका अभी ये धीरे धीरे इनको लगता है कि मैं पापा की तरह पेंसिल से काम करूंगी और फिर ये फील्ड में आऊंगी। तो जब उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो वी हैव अ फ्रीडम। मैंने बोला क्या बनना है? मुझे तो आर्किटेक्ट ही बनना है। मैंने बोला सिविल इंजीनियर बनो ना, वाइड फील्ड है। सिविल इंजीनियरिंग में 56 जितने फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग। तो एक सिविल इंजीनियर 56 फील्ड में काम कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के लिए पूरा एक फिक्स होता है। नहीं पापा मैं आर्किटेक्ट ही बनूंगी। मैंने बोला तो फीमेल के लिए एक अच्छा सा स्कोप है आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन में। तो उसने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया और ये इनका ख़त्म किया। फिर बोला कि पापा मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया करूँगी। क्योंकि पहले हमने उनको ये बोला था कि जब आप इनके टाइम के सब लड़के आफ्टर 12th बाहर गए अंडर ग्रेड के लिए। हाँ, अंडर ग्रेजुएट के टाइम बाहर गए, बाहर ही ग्रेजुएट करना। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि अपने देश की एक डिग्री तो चाहिए। अपने देश में जब वापस आना है और आपके पास अगर एक डिग्री अपने देश की है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। फॉरेन से ग्रेजुएट करके आओगे, वापस यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट करना। तो वो बोला पापा आपकी बात ठीक है। तो उन्होंने ये यहाँ आर्किटेक्चर खत्म किया और पोस्ट ग्रेजुएट हमने अप्लाई किया यूएस। वाह। तो क्या कोविड का टाइम चल रहा था। तो क्या हुआ कि इनको कोविड के टाइम के ऊपर जब इंटरव्यू की डेट आई तो डेट में कुछ गड़बड़ हुई। मीन्स एट दैट टाइम कुछ उनका जो हमारे यहाँ जो लेटर आया उसमें फ्री डेट थी कि आप कभी भी आके इंटरव्यू दे सकते हो। तो हम लोग गए तो उस दिन यहाँ छुट्टी थी, कुछ उनका रिपब्लिक डे वगैरह थे। हम लोग वापस आ गए तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। बोला पापा अभी वापस अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने बोला क्या करें? दुबई जाके पढ़ते। तो इनका दुबई फिर मैंने एडमिशन लिया। तब भी एक लाइन सोच रही क्या पढ़े। तो उन्होंने देखा कि भाई वी आर पुअर इन मैनेजमेंट। जितने भी लोग इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स या प्रोफेशनल है, वो अपने स्किल में बहुत महारत है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं होती। यस। तो उसने फिर वहां से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री मास्टर्स ली जी। और ये अभी जो मेरे ऑफिस के अंदर जो आर्किटेक्चर डिवीजन है वो धीरे धीरे मैंने उसमें से अपने निकाल दिया। अभी पिताजी हूँ, इतना एक्सपीरियंस है तो बीच में बोल लेता हूँ उनको कि भाई ये करो वो करो। तो मेरे से ऐसे देखती है पापा आई एम कैपेबल इनफ। तो अभी धीरे धीरे वो अपना जो आर्किटेक्चर का जो मेरे यहाँ स्कोप है वो खुद कर रही है। जो कल आपने प्रोजेक्ट्स का हमने देखा मोक्षा बंगलोज आइकॉन, उनसे से बहुत सारा इनपुट इनका है। अभी समझो कल वो प्रेजेंटेशन एक हमारे समाज का, कोली पटेल समाज का एक फंक्शन था, उसमें से प्रेजेंटेशन दिया। शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। इनका 8th मंथ चल रहा है, फिर भी उसने बोला पापा प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगी। तो ये हमारे जो परवरिश है इनका नतीजा है कि इनका ये 8वां महीना जा रहा है, फिर भी वो प्रेजेंटेशन देने वहाँ आई। तो ये एक लेगासी उनको कंटिन्यू रखनी है, बस कर रही है। क्या बात है। और आपको लगता है कि ये बिजनेस तेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे? नहीं, मुझे तो कंटिन्यू करवाना है, ये मेरा बेटा ही है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि क्रीडाई सूरत वी हैव 800 मेंबर्स, सब मेल है। लेकिन इसमें से 801 इज अ फीमेल बिल्डर रजिस्टर्ड, मोक्षा। तो मोक्षा का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया क्रीडाई में एज ए डेवलपर। वाह। सब लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को ऐसे ही वो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि मैं अगर डेवलपर हूं तो मेरे बच्चे को तो ऑटोमेटिकली डेवलपर का लाइसेंस मिल गया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मोक्षा का एज एन इंडिविजुअल फीमेल डेवलपर उनको रजिस्ट्रेशन किया। नाउ शी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ क्रीडाई वुमेन्स विंग। मेरे एक वुमेन्स विंग है, तो जो CSR वगैरह हैंडल करते हैं या फिर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देते हैं, इनकी वो कोऑर्डिनेटर है। बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते सर।
बहुत तीखे तीखे सवाल रहेंगे, शॉर्ट स्पष्ट आंसर, और आप मास्टर हो सर। पूरे भारत देश में एक नजरिया है कि बिल्डर चोर है, क्यों ये नजरिया है सर? ये लोगों का पर्सपेक्टिव है, और एक चीज क्या, इट इज अ विन विन सिचुएशन। लोगों को कभी ऐसे गलत चीज वाली प्रॉपर्टी जो अप्रूव्ड नहीं है, प्लान वगैरह ने खरीद में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आपको रेगुलर तरीके से लेनी है या फिर आपको एक अच्छे बिल्डर से लेनी है, तो एक कॉस्ट लगेगी। लोगों को कभी कभी पैसा खर्चने में तकलीफ होती है, तो वो कोई लोअर बिल्डर के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और इनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लालच की स्कीम में फंस जाते हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि ये डेजिग्नेशन लगना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर लीगैलिटी अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, रेप्यूटेशन अच्छा है, तो तकलीफ नहीं है, विन-विन ही है। नहीं। सेकंड, लोगों को लगता है रियल एस्टेट का भाव बहुत ऊंचा है, क्रैश होगा, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ इट इज अ मिनिमम, अभी भाव है ही नहीं। हम लोग सूरत में जो काम कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, इट इज अ 200-300 स्क्वायर फीट का हमारा प्रॉफिट है। इससे ज्यादा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। ये एक बिजनेस ऐसा है कि एक व्हाइट कॉलर है, एक बड़े लोग दिखने का एक बात है लोगों का, क्या आई एम अ बिल्डर, बाकी पैसे नहीं है। बट लैंड का प्राइस आपको लगता है अभी इतना ही रहेगा, कम होगा कि बढ़ेगा? ये तो रिसोर्स है, नॉन प्रोड्यूसेबल है, कभी पैदा ही नहीं होती है तो बढ़ेगा ही। मेरे पास एक प्लॉट है, उसके वो डायमेंशन से लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड फिक्स है, मेरे पास अकेले पास है तो बढ़ेगा ही प्राइस। बिल्कुल। वेरी सिंपल। शर्ट नया बना सकते हो, लैंड नहीं बना सकते हो। जिसके पास जो अक्षांश रेखांश है फिक्स, वो दूसरे के पास कहीं होने वाला है, बिल्कुल, तो बढ़ेगा ही प्राइस। एक रिसर्च कहता है कि मोस्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इंडियंस 2030 के बाद शायद अपना खुद का घर खरीद नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे इन्फ्लेशन के रेट से सबकी सैलरी बढ़ती है। मेरे मम्मी पापा ने जब पहला घर खरीदा ना, उनकी इंस्टॉलमेंट थी 250 रुपीज, तो वो अपनी सैलरी सीधी लाके इंस्टॉलमेंट भर देते थे, तब भी उन्होंने घर बनाया। जब मैंने अभी बंगलो बनाया तो इट इज 1,27,000 रुपीज स्क्वायर मीटर के लैंड लेके बनाया, तो मैं भी सर्वे करता हूँ। मुक्सा 4 लाख के रुपीज में खर्च करके भी बनाएगी। तो ये तो क्या है कि एट द टाइम लैंड प्राइस बढ़ेगी, साथ में लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो जो टाइम पे जो अपना लेवल है वो अपने हिसाब से घर खरीदेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अभी तो क्या गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सारी स्कीम है, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, या फिर थोड़ी प्राइस कम में भी लोगों को चीज मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये विदाउट हाउस उनका रहेगा कोई घर। काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अभी बचपन में रेंट पे रहो, SIP करो, म्यूचुअल फंड्स बनाओ और बाद में घर खरीदो। आपका क्या महत्व है? लैंड विरासत है, हेरिटेज है। आप एक बात, ये सिंगल सी वर्ड समझ गए ना, आप सब कुछ भूल जाओगे। जो लोगों की डाउनफॉल आई ना, तब उन्होंने प्रॉपर्टी में बचाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि एक जमाने में इनकी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी लिगासी थी, बॉम्बे में एक छोटा सा घर लिया था, फिर वो डाउनफॉल हो गए। वो 1,000 रुपये का घर आज उन्होंने करोड़ों में बेचा, वापस नेक्स्ट पीढ़ी ने वो बिजनेस शुरू किया। तो ये जो विरासत आप संभाल के रखते हैं ना, वो कभी ना कभी 3rd-4th जनरेशन को वापस काम आती है। तो ये होना ही चाहिए, अपने खुद का घर होना ही चाहिए। कब एक घर खरीदने का हिम्मत कोई भी एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की हो कब से करे, कौन से एज से करे? एक चीज है कि अगर शादी करेंगे 26-27 की एज में, तो आपके बच्चे पैदा होंगे 3 साल बाद, तो 31-30 की एज में, तो सब आपका फर्स्ट चाइल्ड जब शुरू होगा, आपका बॉर्न होगा, उसी दिन से फर्स्ट किस्तें भरनी चालू हो जानी चाहिए। तो जब वो 18 साल का होगा तो ये है इनके लिए खुद का घर हो जाएगा। जब 20 साल का इंस्टॉलमेंट रहता है तो खुद का 20 साल के बाद खुद का घर हो। क्या बात है। एक क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेना चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। इंडस्ट्रियल से भी बेटर? हाँ, इंडस्ट्रियल से बेटर। इंडस्ट्रियल में क्या है, जब इंडस्ट्रियल रेसिडेंस में खुद की जरूरत हो तो भी इन्वेस्टमेंट करो। इंडस्ट्री में खुद की फैक्ट्री है तो इन्वेस्टमेंट करो। रेसिडेंस में खुद को रहना है तो इन्वेस्टमेंट करो। कमर्शियल में 2-3 चीज आप समझो कि मैंने कमर्शियल शॉप खरीदी, तो पहले तो मैंने उसको भाड़े लगाई, तो भाड़ा आ रहा है। उसी कमर्शियल पर मुझे ओवरड्राफ्ट मिल गया, तो समझो मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो 1.80 करोड़ 80% मेरे खाते में वापस आएगा इन फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो मैं वो दूसरे बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। साथ में ओडी का इंटरेस्ट होगा, आप कहां से भरोगे? तो रेंट से भर सकोगे। ठीक है। आफ्टर 20 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी, और आप जो 1.80 करोड़ लेके गए उसमें से नया बिजनेस कमाए, तो मल्टीपल आप अगर यू हैव सम आपका विजन है, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट लगा के, ओडी लेके एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कितना रेंटल यील्ड छूटता है? 40 पैसा, 40 पैसा, 5% यील्ड
और 5% अप्रिसिएशन में 10% ईयर ऑन ईयर पकड़ू, 8% 10%, इतना ज्यादा नहीं, 6-7%। 6-7%, तो मोटा मोटी ये भी 12% रिटर्न देता है, बट एक सेफ्टी एसेट ये Safety है। बिल्कुल है सर। लास्ट 2 क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उसको क्या क्या चीज एक क्विक चेक करना चाहिए? एक चीज है कि अगर आप कमर्शियल रेसिडेंट कोई भी प्रॉपर्टी खरीद हो, तो ये चीज देखना है आपको, इनका फर्स्ट लोकेशन। लोकेशन क्यों देखना है कि एवरी प्रॉपर्टी इज अ डेप्रिसिएशन, वो कभी ना कभी 20 साल में जीरो होने ही वाली है। ओके, अगर लोकेशन अच्छा होगा जी। तो रीडेवलपमेंट के टाइम पे आपको अच्छा वापस पैसा मिलेगा। ठीक है। और क्या है कि जब जब आप बड़े रोड पे खरीदते हैं, तो आज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कल इसमें कमर्शियल आएगा, तो आपको एक जरूरत से ज्यादा पैसा लोग दे सकते हैं। तो ये लोकेशन मुझे लगता है कि बहुत सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और लीगैलिटी में क्या क्या चेक करना चाहिए कि वो फंसे नहीं, चीटिंग ना हो, घोसला का घोसला जैसा कुछ ना हो? ये अभी तो रेरा है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई है, तो ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन एक आप समझो, मैंने बोला लैंड इज अ विरासत, हेरिटेज है। अब लोचे वाली लैंड में भी पैसा डालोगे ना, पैसा तो मिलेगा ही। सूरत में मैंने देखा है कि इन 2002 हम लोगों का एक न्यू टेन्योर ओल्ड टेन्योर लैंड का एक डिफरेंस था जी। जब न्यू टेन्योर लैंड को आपको ओल्ड टेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए प्रीमियम भरनी पड़ती थी, तो वो 140 रुपीज पर स्क्वायर मीटर जाता था। और एट दैट टाइम हमारे नए कलेक्टर आए, तो उन्होंने क्या किया, और मार्केट रेट पैसा लाना चालू कर दिया, तो सबकी लैंड फंस गई। तो 5-10 साल लोगों ने कुछ काम ही नहीं कर पाए वो लैंड के अंदर। लेकिन 20 साल के अंदर लैंड का पैसा इतना बढ़ा कि जितनी लॉक हुई लैंड थी ना, बहुत सारा पैसा दे गई। तो लैंड में कोई भी छोटा मोटा कारण आए, बट अगर आपने किसी लैंड ओनर से लीगल तरीके से खरीदी है, बहुत पैसा बनेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, ये पॉडकास्ट पे कोई भी यंगस्टर या एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है, उसको आप क्या मैसेज दोगे कि वो भी 100 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे? एक जो चीज है कि वहां पहुंचने के लिए पहले तो डेट फ्री होना बहुत जरूरी है। आप बाहर से पैसा ला के बिजनेस करोगे और 100 से 200 करोड़ भी कंपनी करोगे, लेकिन इसमें डेट ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं आप माइनस में चले जाओगे। हम अभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोन लेते ही नहीं है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अगर बैंक आपका पार्टनर है तो आप कमा नहीं पाओगे। तो आप 0 से 100 करोड़ करो, लेकिन इसमें ज्यादा पैसा अगर बाहर के लोगों का या फिर बैंक का वगैरह का होगा, तो आप 100 का 500 करोड़ भी बनाओगे ना, कोई मतलब नहीं रखता है। तो आपका कहना मतलब है कि डेट संभाल के, सोच समझ के, प्लानिंग करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखो। यस डॉक्टर पटेल, बहुत ही शानदार पॉडकास्ट था। यह पॉडकास्ट में हमने एक जर्नी की कि कैसे जीरो से वो हीरो बने, कैसे फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स है, और बहुत ही रैपिड फायर क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हो कोई रियल एस्टेट का क्वेश्चन, तो कमेंट पे जरूर डालना और मेरी टीम आपको रीच आउट कर देगी। अब एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप या आपके सर्कल में कोई भी धांसू अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो, जो आप चाहते हो कि उसकी स्टोरी लाखों लोग देखे, और अगर वो चाहते कि उनको 11 लाख रुपए कैश प्राइस मिले, तो baseshgala.com/star ये हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें आप अप्लाई करिए। सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जो पॉडकास्ट को सबसे ज्यादा प्यार, एंगेजमेंट मिलेगा, लाखों लोग देखेंगे, उनको हम 11 लाख रुपया कैश प्राइस दे देंगे। तो ये मैसेज को प्लीज वायरल करना, और ऐसे शानदार बिजनेस, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।